ठीक है डॉक्टर साहिबा, साथ ही रहिएगा। शहरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए। शहरी साहिबा, आप क्या समझती हैं कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब मशरिक़ वस्ता में जंग मज़ीद फैलने का खदशा ज़ाहिर है किया जा रहा है? तो ये तो मैं समझती हूँ सबका ही पहला कंक्लूजन होगा, सबकी सोच यही होगी, तज्जियाकार हो या डिसीजन मेकर हो या सियासतदान हो। और इससे ये देखिए दो बातें, एक तो बहरा बहुत फैलेगा और फिर किसी के काबू में ना हो, ये भी एक बात होती है फिर, क्योंकि जो जो इसमें फोर्सेस होती हैं फिर इस तरह की जंगों में एसिमेट्रिकल हो, जो हुदूद अपने नहीं जानती हो, मतलब ये नेशनल जंग तो नहीं है ना कि आप किसी मुल्क के साथ जंग कर रहे हैं, फिर ये किसी भी मुल्क के अंदर घुस के आप कार्रवाई करें, बेजरर डिवाइसेस को एक्टिवेट करें, तो ये तो जंग को एक नई लेवल में ले जाना है, जिससे कोई मतलब कहीं इंटरनेशनल जो कवानीन है उससे बहुत आगे बढ़ के होता है। देखिए ना, कोई और मुल्क ऐसा करे तो एक काबिला मसला है और एक अखलाकियात की, बैनुल अक़वामी अखलाकी एक ढांचे की फिर बात की जाती है और फिर उसकी जवाबदेही की बात होती है अस्करी तौर पर और वैसे भी सियासी तौर पर। तो इस हाल में दूसरी बात यह कि जी अब तकसीम का जो एक अंसर बनता जा रहा है, पहलू बनता जा रहा है इस वक्त, मैं समझती हूँ रीजनल वॉर से बहुत ज्यादा ये भी एक असर रखेगा और हमारे पूरे सियासी मंजरनामे पे इंटरनेशनल। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का सेशन है और वहाँ बड़ी बातें हुई हैं। इसका मतलब कि ये मल्टीलैटरल जो पूरा निजाम है जो दूसरी जंग अजीम के बाद बना था, वो भी ढांचा अब इख्तिताम पर है, अपनी आखिरी सांसों पर है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने भी बहुत इस पर शदीद, ऐसी बातों पर शदीद तनकीद भी की है और कि ये कोई तरीका नहीं है 21वीं सदी में जीने का कि हम बगैर इंसाफ, बगैर अमन के रहें। तो देखिए जब जब इस तरह की जंगें होती हैं, जी जी जी, शहरी रहमान साहिबा, शहरी रहमान साहिबा से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब, तो इस बात का तो इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा कि अमेरिका इस जंग में कूदे या फिर चाइना इस जंग में कूदे या फिर रशिया इस जंग में कूदे, लेकिन सबसे अहम किरदार इस वक्त इसराइल का होगा कि इसराइल इस वक्त रेजिस्ट कैसे करता है। जी बिल्कुल, मैं बसत एहतराम की मलिया साहबा जो पहले बात करें, मैं उससे एग्री नहीं करता। ये देखिए, ये वॉर ऑलरेडी जो है बायलैटरल दो मुल्कों दो एंटिटीज के दरमियान नहीं है, ये ऑलरेडी रीजनल सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देखें जब हुआ था तो ऐसे ही हुआ, एक छोटा सा वाकया जो था उसमें फिर प्लेयर्स को कूदना पड़ा, और जब बड़े प्लेयर्स कूदते हैं तो डेफिनेटली गो के इस वक्त चाइना जो है वो वैसे भी जेनेरिकली भी बाय नेचर भी रिस्ट्रेन रखता है इन चीजों से, और रशिया ऑलरेडी इज इनटू वन ऑफ द वॉर। लेकिन सिचुएशन अगर ईरान बीच में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होता है, जैसे उसको कोशिश की जा रही है इन्वॉल्व करने की, तो डेफिनेटली ये दायरा कार यहाँ तक नहीं रहेगा। और जब ईरान बीच में खुदा ना खास्ता आ जाता है, अगर आप ईरान नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है आपने फ्री हैंड दे दिया इसराइल को कि वो वन आफ्टर दी अदर सारी चीजें जो हैं वो लिक्विडेट करता जाएगा। या तो ये सूरत हाल रहे या फिर ये सूरत हाल हो कि एक स्टेज जरूर आएगी खुदा ना खास्ता जिसमें ईरान को, क्योंकि जब ये पेरिफेरीज बकल अप करेंगी और उसके करीब पहुंचेंगी तो तब ईरान को ना चाहते हुए भी सारे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट्स के बावजूद रिटेलिएट करना पड़ेगा। और दैट इज, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा था कि वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी, विच इज माइट बी 3 to 4 months अवे फ्रॉम राइट नाउ। लेकिन अब जहां तक आपने बात की कि अमेरिका की, तो अमेरिका इसमें इमीडिएटली तो डेफिनेटली फिजिकली तो शायद इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी काउंटर फोर्स है चाइना और रशिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखने के लिए इन डिप्लोमेटिक टर्म्स। लेकिन डेफिनेटली सारी सपोर्ट, चाहे वो जैसे पहले भी बात हो रही थी, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से हो, सिक्योरिटी काउंसिल से हो, कोई भी और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके किसी भी एलिमेंट के थ्रू हो, वो डेफिनेटली यूएस की इजराइल को बज़ाहिर भी, छुपके भी और अलल ऐलान भी वो हासिल है।
ठीक। अच्छा आबिद लतीफ़ साहब, एक चीज़ ये है, बड़ी अहम चीज़ है कि 1992 से हिज़्बुल्लाह की क़यादत कर रहे थे हसन नसरुल्लाह साहब। अब चूँकि 2024 में उनकी शहादत हुई है, एक तवील अरसे तक उन्होंने हिज़्बुल्लाह की सरबराही की। तो सेकंड इन कमान में आप क्या समझते हैं कि अब जिसके पास कमान आएगी हिज़्बुल्लाह की, तो ये उनका नायब चुनना भी अब यानी हिज़्बुल्लाह के सरबराह को चुनना भी एक बड़ा चैलेंज होगा इटसेल्फ? जी बिल्कुल, क्योंकि अब इनके बाद तो इस वक्त सारी मिडिल लेवल लीडरशिप है और उस मिडिल लेवल लीडरशिप में अभी तक कोई सर्टेन नहीं है कि कौन होगा। तो आई थिंक यही एक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि अब जो रिटेलिएशन हिजबुल्लाह से जैसे भी आएगी उसमें डेफिनेटली वो जो ज्यादा जिस विद इन दी हिजबुल्लाह जिन सेगमेंट से ज्यादा रिटेलिएशन आएगी वो उन सब में से उनकी एक कोशिश होगी कि वो लीडरशिप उसी सेगमेंट में से चुनी जाए। दूसरी बात, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इजराइल और बाकी जिनके साथ भी ये कन्फ्रंट्रेशन जो हो रही है, इजराइल की और बाकी जो आप कह लीजिए कि हिजबुल्लाह है या और जो सेगमेंट्स हैं, उनके अंदर इवन ईरान जो है एक बहुत टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशियल है। इजराइल जो है वो बहुत एक टेक्नोलॉजिकल प्लैंक के ऊपर है जहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर लेता है आवाज से, ह्यूमन सिग्नेचर से, ईच सिग्नेचर से कि बंदा किस बिल्डिंग में है, कहाँ पे बात हो रही है। तो दे आर फॉर अहेड। तो इसलिए ये इतनी आसानी से कह लीजिए कि ये जो अपने जो मुखालफीन हैं और उनको बड़ी प्रिसीजन के साथ और जब वो समझते हुए जिस तरह से ये वॉर ऑफ द ऑथर ऑफ द वॉर ने ये वॉर प्लान की हुई है वो उसको सेगमेंट वाइज उसी तरह से करते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसके ऊपर इजराइल जो है वो ना रुकता हुआ नजर आ रहा है और ना वो अपनी आई थिंक इन सारी चीजों से वो कुछ आप कह लीजिए कि किसी तरह का भी उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लाया जा सकता है। तो मुझे लगता यही है कि ये सिचुएशन आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता कम्प्लेक्स होती जाएगी। एक चीज़ आबिद लतीफ़ साहब ज़रा थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ज़रा समझाइएगा, चूँकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इसने टारगेट अपने अचीव किए हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को पहले निशाना बनाया, फिर अब हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह को उन्होंने निशाना बनाया है इसराइल ने, और दो जगह पर उसने महाज खोले में, एक तो गज़ा में मुसलसल बम्बार्टमेंट कर रहा है और लबनान में भी अब वो बम्बारी कर रहा है। तो क्या अब इसराइल थोड़ा सा पीछे हटेगा या फिर इसराइल इसी तरीके से जो निशाना बना रहा है हिज़्बुल्लाह के लोगों को, उनके ठिकानों को, वो लबनान में बनाता रहेगा और हमास के ठिकानों को भी निशाना बनाता रहेगा? यानी कि सवाल मेरा ये है कि क्या इसराइल अब थोड़ा पीछे हटेगा या फिर अभी ये जंग जारी रहेगी? जी, इसराइल बहुत जो है ना वो पुश एंड पुल की गेम कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन की। वो पहले धक्का देता है, फिर इंतजार करता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा और थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता है और फिर अपना नया जो है वो एक्शन लेता है। तो अभी भी वो आई थिंक वो दिल वेट कि हिजबुल्लाह का इस पे क्या रिएक्शन होगा। और इस दौरान में जो बीच वाला ये टाइम है उसमें अगेन वो आई थिंक हिजबुल्लाह की अंदर, जैसे आप अभी लीडरशिप की बात कर रहे थे, कुछ जो उभरती हुई या कोई भी जो नया लीडरशिप का जो सेगमेंट कहीं से भी होगा, आई थिंक उसको वो किसी भी तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद वो अपना कोई नया एक्शन देंगे। वो चाहे यहाँ पे हो सकता है, किसी और जगह पे हो सकता है, किसी और मुल्क के अगेंस्ट हो सकता है, कहीं भी किसी भी तरीके हो सकता है। आई थिंक वो एक बहुत वो इस वॉर को वो बहुत तरीके से एस्केलेट करना चाहते हैं और इस वॉर को इस तरह से प्ले करना चाहते हैं इस प्ले बुक के मुताबिक कि जहाँ पे वो वंस फॉर ऑल ये सारी चीजें जो उनके ख्याल में इजराइल के लिए उनके लिए जो थ्रेट वो समझते थे उनको वन आफ्टर दी अदर को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है आबिद लतीफ़ साहब, साथ ही रहिएगा। तजियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद अब आप क्या समझते हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान का क्या रद्दमल हो सकता है? देखिए, बड़ी अंदरनाक खबर है और मैं समझता हूँ ना सिर्फ मशरक़ वस्ता के लिए बल्कि सेलाइट जो रीजन हैं इसमें साउथ एशिया या ऊपर यूरोप की जानिब वेस्ट की जानिब देखें तो तमाम जगह पे इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन है। इन रिएक्शन बिल्कुल हो सकता है ईरान की जानिब से भी और हमास की जानिब से भी और हिजबुल्लाह की जानिब से भी। अब किस कदर वो इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस्माइल हानिया साहब को जब शहीद किया गया था महीना भर पहले तो ईरान के जानिब से जरूर रॉकेट्स फायर किए गए थे, लेकिन उनमें आधे से ज्यादा तो या तो रास्ते में गिरे या उनको जॉर्डन ने गिराया और बाकी जो थोड़े बहुत बचे थे उसको आयरन डोम में इसराइलियों ने गिरा दिया था। वो एक फेस सेविंग किस्म की एक्टिविटी जरूर थी,
लेकिन क्या वो इस कदर इफेक्टिव थे? मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं। अब इस सूरत के अंदर फिर भी एक खतरे की बात तो जरूर है, क्योंकि हमास या फॉर दैट मैटर आपके जो हिजबुल्लाह है या ईरान की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर प्रॉक्सी को भी देखें तो कैपेसिटी तो इनकी बन सकती है। इनके पास वेपन्स भी हैं और इसको मेडिटेरेनियन में, रेड सी में, डाउन साउथ इंडियन ओशन के अंदर या आपके यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर भी इनके बहरी बेड़े मौजूद हैं। अगर उनके ऊपर कोई अटैक किया जाता है तो उस सूरत में, या फॉर दैट मैटर कोई अमेरिकन सिटीजन के ऊपर या एम्बेसीज के ऊपर, तो उस सूरत में अमेरिका रिटेलिएट कर सकता है। तो अमेरिकन की रिटेलिएशन की सूरत में वो सपोर्ट मांगेगा अमेरिका, जैसे यू आर विद अस, और ऑन दी अदर साइड तो फिर उस सूरत के अंदर एक जंग किसी कैफियत जो है वो क्रिएट हो सकती है। और मुझे डर है कि अगर इमीडिएटली नहीं तो एक 9/11 काइंड ऑफ कोई एक्टिविटी अमेरिका पे या उसके अलाइड किसी कंट्री के ऊपर ना लॉन्च हो जाए। अगर इस तरह की चीज होती है तो फिर आप देखें कि 2001 से लेके अब तक 23 साल हो चुके हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया में वॉर एंड टेरर के हिसाब से अफेक्टेड हुई है, कुछ इस किस्म की सिचुएशन ना डेवलप हो जाए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास जारी है, वहाँ पे पूरी दुनिया से जो है लीडरशिप वहाँ पे जमा हुई है। इमीडिएटली एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बड़े लेवल के ऊपर इजलास बुलाना चाहिए और वहां पर बैठ के इसराइल के ऊपर एक प्रेशर, पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक डाला जाए ताकि वो जंग में पॉज के बजाय जंग बनने की तरफ जाना चाहिए। उसके ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए। जब तक अब पूरे न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त पूरी लीडरशिप दुनिया की मौजूद है, दिस इज द राइट टाइम कि आप इसको वेट करें। आपको इमीडिएटली इसको रोकना पड़ेगा, वरना ना सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि जनूबी एशिया, ईस्ट, फार ईस्ट, यूरोप और अमेरिका तो चलो अटलांटिक की उस तरफ बैठे हैं, तो लिहाजा पूरी दुनिया के ऊपर इस पर जंग के जो बादल है वो मंडला सकते हैं। तो लिहाजा अशद जरूरी है कि फौरन रिस्पांस जनरेट करने की जरूरत है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल। अगर नहीं तो फिर मुझे डर है कि काइनेटिक ऑप्शंस की तरफ गए तो फिर बात बहुत बढ़ेगी और एस्केलेट अगर जंग हो गई तो फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम थ्योरियों के हद तक या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से या स्कॉलर्स लिखते चले आए हैं, वो फिर एक्चुअलाइज खुदा न खास्ता हो सकती है। ठीक है, अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हिजबुल्लाह को कितना बड़ा सेटबैक है हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत से, और एक क्या आप समझते हैं कि एक बड़ी जंग की कैफियत बनती हुई दिखाई दे रही है मशरिक़ वस्ता में? देखें, बात यह है कि समझने की है कि इजराइल क्यों ये सब कुछ कर रहा है। इजराइल ने, अब मेरे ख्याल में जितना उनको पहले नदामत हुई जब 7 अक्टूबर को इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद उन्होंने प्लान किया था कि वो हमास को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और इसके लिए जो कीमत अदा करनी वो करेंगे। वो खुल के कर रहे हैं, बिला रोक टोक, और उसको अमेरिका की प्रॉपर पुश्तवा नहीं हासिल है। और हमारे जो OIC है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। सोचने की बात की कि इसके बाद ये देखें कि इजराइल चाहता था कि हमास को ख़त्म कर दे, और फिर उसके बाद गजा में जितने भी पैलेस्टीनियन इतना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करे, इतना नुकसान उनको, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को करे, हरासमेंट करे कि ये सारे इजिप्ट में और जॉर्डन में चले जाएं। और तीसरा टारगेट था कि हम अपने कैदियों को किसी तरीके से वापस कर लें। तीनों टारगेट वो अचीव नहीं कर सका, जिसकी वजह से क्लास में अब वो लड़ाई के दायरेकार को और बढ़ा रहा, वो हिजबुल्लाह में चला गया। क्योंकि हिजबुल्लाह से भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न इसराइल की तरफ वो रॉकेट फायर करते, जिसका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनको अपने मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का मुकाबला और लोग बहुत नजरिया के खिलाफ मुजाहरे करने लगे। इशू यह था कि वो ये चाह रहे थे कि ये हमारे रिलेटिव वापस ही आए हैं, उसके बाद हमारे पास फायर हो रहा है और ये हमास इस तरह से इजराइल की हुकूमत और फौज नाकाम हुई है ये पैलेस्टीन को खामोश करने में। तो इसी वजह से सेकंड बात यह कि देखें, इनको खुद देखना चाहिए कि इनके सिक्योरिटी के अंदर, हसार के अंदर जिसको क्लोज सिक्योरिटी है, कौन ब्लैक शिप्स है, हमास में भी और हिजबुल्लाह में भी, जो कि जाके खामोशी से एक ही रख देते हैं जहाँ इनका लीडर होता है, और वहाँ पर इजराइल बिल्कुल पिन पॉइंट ड्रोन से अटैक करते हैं और वो मारते हैं। ये एक इनकी ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है, जैसे इस्माइल हानिया का हुआ या अभी नसरुल्लाह का हुआ है। इसके बाद ये जब जो कल कुछ दिए जब उसके कमांडर को मारा गया, इनकी बेटी मारी गई, इससे पहले भी वो, अगर आपको ईरान के एक लीडर को उन्होंने मारा था, तो ये चीज़ें देखते हुए इनको खुद सिक्योरिटी अपनी टाइट करनी चाहिए। सबसे बड़ा इजराइल को बेनिफिट है कि वो इनकी सिक्योरिटी के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त
आलम इस्लाम को यूनाइटेड नेशन जनरल जी ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो इंटेलिजेंस के जो इसराइल के हैं वो यही बता रहे हैं कि उनको तो 1 महीना पहले ही पता चल गया था और 1 हफ्ते पहले उन्होंने इस हमले का प्लान किया था। तो आबिद लतीफ़ साहब, ये क्या आप कह सकते हैं कि इसको नाकामी किस चीज़ का कहा जाए, चूँकि हिजबुल्लाह के सरबरा का ये तक पता चल जाना कि 1 हफ्ते बाद वो कहाँ पर होंगे, तो ये तो इसराइली इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी, मैं जैसे पहले आपने पूछा था और मैं आपसे कह रहा था कि वो एक्शन करते हैं और वो इंतजार करते हैं और फिर रिएक्शन का इंतजार करते हैं। और मैंने आपसे जब अपने लीडरशिप की बात की तो हम वही बात कर रहे थे कि वो अब जो मिडिल लेवल लीडरशिप है इसको अब वो इस दौरान में, इस गैप के दौरान में काउंटर करेंगे। तो वो एक्चुअली यही इंडिकेशन था कि वो इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं इनकी रैंक्स एंड फाइल्स में कि वो थ्रू इंटेलिजेंस उनको सारी खबरें मिल जाती हैं। एक तो ये सेक्टर है और दूसरा वो टेक्नोलॉजिकली इतना डिफरेंशियल पे हैं कि उनको जो टेक्नोलॉजिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है उससे पता चल जाता है। लेकिन बात यह है कि देखने की बात यह है कि जी अब इजराइल पे सैंक्शंस कौन लगाएगा। मुझे तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि इजराइल पे सैंक्शन लगा सकता है या लगाने की पोजीशन में है। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ओआईसी ने भी कुछ किया, तो ओआईसी तो इस वक्त बहुत क्लाइंट है उसके साथ, वो तो कुछ भी नहीं रिएक्ट करेगी। और वेस्ट जो है वो ऑलरेडी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वो तो इजरायली लेंस से देखता है। तो अब इजराइल को किस तरीके से कौन काउंटर करेगा, कौन रोकेगा, कौन कंस्ट्रेंट लाएगा, ये इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और इजराइल की जो पॉलिसी है, जो ग्रेजुएटेड पॉलिसी है, पहले एक वाटरशेड क्रिएट करके, अब ये तो वाटरशेड भी नहीं है, ये इवेंट जो है आप कह लें ये तो एक ब्लैक स्वैन इवेंट है जिसमें उसने सारी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही थी, चाहे लफ्जों से ही कर रही थी, और उसके बावजूद उसने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को और इनके जो है लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको अब रोकना और उसको एक इन चीजों से मना करना वो आई थिंक बढ़ता जाएगा। और ये अगर एक उस स्टेज पे जब ईरान इसके अंदर कहीं किसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता शामिल हो जाता है, तो आई थिंक फिर ये उसका अल्टीमेट एम भी यही है कि ईरान को शामिल करके तो फ्रॉम यहाँ से इजराइल से लेके और ईरान तक जो है वो सारे इलाके के अंदर वो अपना जो उसकी एसेंडेंसी है वो एक कायम हो जाए, और वो सारे के सारे जो फैक्टर्स जो उसको किसी भी स्टेज पे इजराइल की स्टेट को या इस कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको वो फंड्स फॉर ऑल टैकल करते हैं। अहमद सईद मिनाज साहब, आपकी क्या राय है? पहले हम ये देख रहे थे कि हमास के सरबरा इस्माइल हानिया साहब को निशाना बनाया गया, अब हसन नसरुल्लाह साहब को निशाना बनाया गया। तो बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, क्या अब इस हमले के बाद इसराइल के अज़ाइम ख़त्म होंगे, या जिस तरह फरमा रहे हैं आबिद लतीफ़ साहब की जो मिडिल उनकी टेयर है, लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, वो उसको भी निशाना बनाएंगे? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें कि क्या इसराइल आगे यहाँ रुकेगा, थमेगा या आगे चलेगा, अगर इसके थोड़ा सा पीछे आप 2 साल पहले देख लें तो इसराइल के अंदर नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुकी थी। इन्होंने एक इलेक्शन हारा भी था और उसके बाद 1 साल के बाद ये दोबारा से आए थे क्योंकि राइटिस्ट जो थे ज्यूज उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अब उस सूरत में अपनी असेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जंग को छेड़ा, क्योंकि 1967 अरब इसराइल वॉर से लेके अब तक ये फैले हैं और इसराइल हमेशा जो है वो उसने जंग के अंदर ही जो है उसने प्रॉस्पर किया है, या अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को या सेटलमेंट्स को बढ़ाया है। तो लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें तो चूंकि दुनिया मॉडर्न होती चली जा रही है, तो लेफ्टिस्ट जो ज्यूज हैं, जो सो कॉल्ड अमन पसंद भी हैं विज़ावी राइटिस्ट ज्यूज के, तो उनकी खासी आवाज जो है वो उठ रही है। और आप देखें तो यरूशलेम में उनके मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो लिहाजा कौम को, यानी ज्यूज की कौम को मुत्तहिद करने के लिए नेतन्याहू ने एक डिफिकल्ट और एक एंटी मुस्लिम एक रास्ता अपनाया है कि जंगों के दरमियान ही कोई जो कौम है वो मुत्तहिद हो सकती है। जब अमन के दौरान जरूर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जंग के दरमियान फिर उनके पास एक आर्गूमेंट नहीं रहता वो नेशन स्टेट होने के नाते। और ज्यूज तो वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग एक वो कौम के तौर पर दुनिया में जानी जाती है, जैसे कि आप होलोकॉस्ट के मुतालिक बात ही नहीं कर सकते हैं। तो इसने जो नेतन्याहू ने अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की खातिर और जो ये डिवाइडेड जो ज्यूज हैं इस दुनिया में और इसराइल के अंदर खास करके उनको ज्वाइन करने के लिए ये जो सारी बर्बरियत का उसने सहारा लिया है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आबिद लतीफ भी कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे इनकी
सेकंड टियर को तबाह करने के, लेकिन सेकंड टियर भी उतनी बैटल हार्डेंड है। हसन नसरुल्लाह साहब हों या अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, या फिर इससे पहले इस्माइल हानिया साहब थे, तो उसके बाद कोई हमास की एक्टिविटीज खत्म नहीं हो गई, इसी तरह हिजबुल्लाह की कोई एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों फिगर्स ऐसे थे कि जिनके पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एक फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस थी इसराइल की एक्सपेंशन के अगेंस्ट, वो नजर आते थे ये दोनों फिगर्स। उनको एलिमिनेट करके तो एक हर्ष तो जरूर पहुंचाया, एक नुकसान तो जरूर पहुंचाया, लेकिन क्या ये रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और जब नहीं रुकेंगे तो इसराइल की जो ये नेतन्याहू की जो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट, एक फाशिस्ट, और एक वो कहते हैं वो दिमागी तौर पे शायद पागल भी है, तो उसकी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेंगी। और उसकी रीजन ये है कि अमेरिकन के साथ खड़े हैं और मुस्लिम उम्मा जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई है, क्योंकि ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड है, उनके पास कोई मॉरल या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, तो वो इसराइल के खिलाफ क्या मुत्तहिद होंगे। इससे पहले देखें तो 7 अक्टूबर जो लास्ट ईयर जब से ये जंग छिड़ी है हमास की और इसराइल की, नेतन्याहू की ट्रुप्स की, उस वक्त से लेके अब तक कोई ठोस किस्म की, कुछ सॉलिड किस्म की रिपोर्टिंग या ओआईसी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड या खामोश तमाशाई के तौर पे नजर आता है। अभी भी यूएनजीए के अंदर जो सारी मीटिंग चल रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके अंदर भी आप देखें तो पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पोजीशन जरूर दी है, लेकिन अगर बाकी मुस्लिम उम्मा को देखें तो बड़ी डाइल्यूटेड, एक ल्यूक वार्म किस्म के रिस्पॉन्सेज या जो है वो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू अपनी कार्रवाइयाँ जो है जारी रखेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल जंग के दौरान ही है।